नमस्कार। प्रभास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। होली का पर्व है, इसलिए आज अंकित नहीं है क्योंकि उनके जो गृह राज्य है बिहार, वहाँ पर आज होली मनाई जा रही है। तो आज हम दर्शकों से नए स्वरूप में रूबरू हैं। दर्शकों ने, पाठकों ने कुछ प्रश्न भेजे और उन प्रश्नों में से हमने कुछ ऐसे सवाल बनाए हैं, दो खास तौर पर, जो कि सभी प्रश्नों का एक निचोड़ है। तो इन सवालों को लेते हैं और देखते हैं कि इनका जवाब क्या है। एक निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे इन सवालों के जवाबों का। तो पहला प्रश्न देखते हैं, आइए क्या है। तमिलनाडु सरकार ने बजट के लोगों में रुपए का प्रतीक चिन्ह हटाकर तमिल अक्षर को शामिल किया, क्या यह सही फैसला है? देखिए, ये जो सवाल है ये वाकई में कह सकते हैं कि बड़ा प्रासंगिक सवाल है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार का जो फैसला है वो सबको हैरानी में डाल गया है। हम आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तमिलनाडु के बजट के लोगों में भारतीय रुपए के देवनागरी लिपि वाले प्रतीक चिन्ह की जगह एक तमिल अक्षर का उपयोग किया गया है। एम.के. स्टालिन सरकार का यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषा फार्मूले के खिलाफ उसके अड़ियल रुख का संकेत देता है। लोगों में तमिल शब्द रुपए का प्रथम अक्षर अंकित किया गया है। तमिल भाषा में भारतीय मुद्रा को रुपए कहा जाता है। जहां तक रुपए के प्रतीक चिन्ह की बात है, तो स्टालिन को समझना चाहिए कि यह देवनागरी के र और रोमन लिपि के आर अक्षर का मिश्रण है, जिसके शीर्ष पर दो समानांतर क्षैतिज पट्टियां हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज और गणित में उपयोग किए जाने वाले बराबर के चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती हैं। रुपए के चिन्ह को भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को अपनाया था। इस चिन्ह को जिन्होंने डिजाइन किया था वह तमिलनाडु के ही हैं। उनका नाम है तिरु उदय कुमार और वह डीएमके के एक पूर्व विधायक के बेटे हैं। रुपए का प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने वाले आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर डी उदय कुमार ने हालांकि इस विवाद में पड़ने से इनकार कर दिया है, लेकिन एक चीज साफ है कि द्रमुक सरकार का यह निर्णय राज्य संचालित शराब निगम में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चिन्हित 1000 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी मामले से ध्यान भटकाने का प्रयास प्रतीत हो रहा है। अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सरकार की नाकामियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए गैर जरूरी मुद्दों को उठा रहे स्टालिन ने रुपए के लोगों को बदलकर अपनी खतरनाक मानसिकता का भी संदेश दिया है, क्योंकि यह कदम देश की एकता को कमजोर करता है। साथ ही रुपए का चिन्ह मिटाकर द्रमुक न केवल एक राष्ट्रीय प्रतीक को खारिज कर रही है, बल्कि एक तमिल युवा के रचनात्मक योगदान की भी अवहेलना कर रही है। यह एक खतरनाक मानसिकता का संकेत है जो देश की एकता को कमजोर करता है और क्षेत्रीय गौरव के बहाने अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है। स्टालिन को समझना चाहिए कि रुपए का प्रतीक चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी तरह से पहचाना जाता है और वैश्विक वित्तीय लेन देन में भारत की पहचान के रूप में काम करता है। ऐसे समय में जब भारत यूपीआई का उपयोग करके सीमा पार भुगतान पर जोर दे रहा है, क्या हमें वास्तव में अपने स्वयं के राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक को कमतर आंकना चाहिए? देखा जाए तो इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, सेशेल्स और श्रीलंका सहित कई देश आधिकारिक तौर पर रुपया या इससे मिले जुले नाम को अपनी मुद्रा के नाम के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अलावा सभी निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी संविधान के तहत हमारे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। इसलिए राज्य बजट दस्तावेजों से रुपए के चिन्ह जैसे राष्ट्रीय प्रतीक को हटाना उस शपथ के खिलाफ है। यह राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता को भी कमजोर करता है। स्टालिन ने जो काम शुरू किया है, यदि उसे अन्य राज्यों ने आगे बढ़ाया तो कल को तमाम राष्ट्रीय प्रतीकों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि सभी अपना अपना अलग अलग डिजाइन बनाने लग जाएंगे। जहां तक तमिलनाडु सरकार के बजट में इस्तेमाल किए गए तमिल शब्द रुपाई की बात है, तो इसके बारे में भी शायद स्टालिन नहीं जानते कि इसकी जड़ें संस्कृत शब्द रुपया से गहराई से जुड़ी हैं, जिसका अर्थ है गढ़ी हुई चांदी या ऐसा चांदी का सिक्का जिस पर काम हुआ हो। यह शब्द तमिल व्यापार और साहित्य में सदियों से चलता आ रहा है और आज भी रुपाई तमिलनाडु और श्रीलंका में मुद्रा का नाम बना हुआ है। वैसे स्टालिन बार बार तमिल भाषा की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन वह और उनकी पार्टी के नेता जिन द्रविड़ आंदोलन के अग्रणी नेता पेरियार की पूजा करते हैं, वह तमिल को बर्बर भाषा बताते थे। पेरियार यहाँ तक कहते थे कि यह भाषा भिखारियों को भीख पाने में भी मदद नहीं कर सकती। देखा जाए तो द्रमुक के लोग ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं जिसने तमिल भाषा के खिलाफ अपमानजनक बातें कही हैं। जो व्यक्ति तमिल को एक बर्बर भाषा बताता था, वे उसकी तस्वीर हर कमरे में रखते हैं, उसे माला पहनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि वह द्रविड़ आंदोलन का प्रतीक है।
वाकई इन लोगों का पाखंड कमाल का है। वैसे अब स्टालिन को बताना चाहिए कि रुपए का प्रतीक बदलने से तमिल भाषा कितनी मजबूत हो गई। स्टालिन को यह भी बताना चाहिए कि क्या रुपए का प्रतीक बदल कर ही वह सच्चे तमिल समर्थक माने जाएंगे। स्टालिन को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने हिंदी के लिए अपमानजनक बातें क्यों कहीं, क्यों उन्होंने कहा कि वह ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जगह हिंदी उपनिवेशवाद को स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी भाषा पर गर्व करना अच्छा है, लेकिन किसी भी भारतीय भाषा या देश की राजभाषा का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। स्टालिन ने जो किया है उसकी सिर्फ आलोचना से काम नहीं चलेगा। देखिए, पूरे देश को एकजुट होना होगा, क्योंकि आज स्टालिन ने जो किया है, आज तमिलनाडु की सरकार ने जो किया है, केंद्र से आपका विरोध स्वाभाविक है। केंद्र से विचारधारा के आधार पर, नीतियों के आधार पर विरोध हो सकता है, लेकिन उस लड़ाई में, उस कह सकते हैं कि उस जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में राष्ट्रीय प्रतीकों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। और स्टालिन सरकार ने जो किया है वो एकदम गलत कदम है। देश का कोई भी नागरिक इसका समर्थन नहीं कर सकता। आज डीएमके के लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि उन्होंने क्या गलती की है, लेकिन ये गलती ऐसी है जो डीएमके की, कह सकते हैं कि अलगाववादी वाली सोच को दर्शाती है। डीएमके के कई नेता समय समय पर ऐसे बयान देते रहे हैं जो अलगाववाद की ओर इशारा करते हैं। ए राजा ने एक ऐसा ही बयान दिया था। तमाम नेता जो डीएमके के हैं वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। इसलिए तमिलनाडु सरकार का जो कदम है, या डीएमके जिस तरीके से तमिलनाडु सरकार के कदम की का समर्थन कर रही है, उसमें कोई हैरानी नहीं है। हैरानी इस बात की है कि क्या डीएमके एक ऐसी मिसाल कायम करना चाहती है जिससे उसको एक ऐसे दल के रूप में याद किया जाए जिसने राष्ट्रीय प्रतीक को निशाना बनाया था, जिसने जो हमारी एकता की जो शपथ होती है, जब हम किसी पद को ग्रहण करते हैं, सरकारी पद को ग्रहण करते हैं, तब एकता की शपथ लेते हैं, अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं, उस शपथ का एक तरह से उल्लंघन किया है। तो क्या डीएमके ऐसी पार्टी के रूप में पहचाना जाना स्वीकार करेगी? ये डीएमके को तय करना होगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान करना क्या दर्शाता है? देखिए, ऐसा लगता है कि कर्नाटक में राज्य सरकार तुष्टीकरण का कोई नया रिकॉर्ड बनाने की दिशा में काम कर रही है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने हालिया बजट में भी तुष्टीकरण की छाप छोड़ी थी और अब राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पास कर मुस्लिम समुदाय के ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण देने की घोषणा की है। नौकरी में तो समझ आता था, लेकिन अब सरकारी ठेकों में भी आरक्षण हो रहा है। देखा जाए तो कम्युनल राजनीति और वोट बैंक की राजनीति को एक नया आयाम दिया जा रहा है। जो लोग बार बार संविधान की प्रति दिखाते हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का मान रखने का आह्वान करते हैं, वही लोग बार बार धर्म के नाम पर आरक्षण देकर बार बार संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं, जो कि दोहरा चरित्र ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा राजनीतिक पाखंड भी है। कर्नाटक सरकार ने पिछले सप्ताह विधानसभा में जो बजट पेश किया था उसमें भी ऐलान किया गया था कि मुस्लिम लड़कियों के लिए 15 महिला कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार ने कहा था कि इन कॉलेजों का निर्माण वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर किया जाएगा, लेकिन इस पर सरकार पैसा खर्च करेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जो कि राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने मुस्लिमों पर पैसे बरसाते हुए ऐलान किया था कि अल्पसंख्यकों की शादियों के लिए 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। मुस्लिम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नए ITI कॉलेज की स्थापना और KEA के तहत मुस्लिम छात्रों के लिए 50% शुल्क रियायत का ऐलान किया गया। इसके अलावा मुस्लिम लड़कियों के लिए आवासीय PU कॉलेज, मुस्लिम छात्रों के लिए राष्ट्रीय और विदेशी छात्रवृत्ति में वृद्धि, अतिरिक्त इमारतों के साथ बेंगलुरु के हज भवन का विस्तार और मुस्लिम छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ऐसा ऐलान किया गया था। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान कर दिया कि इमामों की सैलरी बढ़ाकर 6,000 रुपये मासिक कर दी जाएगी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि बजट पर मुस्लिम लीग की छाप दिख रही है। इस आरोप को आप निष्पक्ष रूप से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें दम है, क्योंकि तुष्टीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कर्नाटक की सरकार ने जो तमाम गारंटियां विधानसभा चुनाव के दौरान दी थी, उन गारंटियों में से कितनी पूरी हुई हैं, इसका जवाब देने के बजाय तुष्टीकरण की नीति वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। आप देखिए कि ऐसे तमाम जो आरोप लगे कर्नाटक की सरकार पर कि उसने कुछ वर्गों का हक मारकर, जो कि उनको आरक्षण के तहत मिला हुआ है, वो वर्गों का हक मारकर एक धर्म के नाम पर आरक्षण जो दिया उसमें उसको उपयोग किया। तो ये जो आरोप हैं ये दिखा रहे हैं कि कर्नाटक की जो कांग्रेस सरकार है वो उन लोगों को पुरस्कृत कर रही है जिन्होंने 100% इकट्ठे होकर कांग्रेस के लिए मतदान किया था विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस को समझना चाहिए, कर्नाटक की सरकार को समझना चाहिए कि मतदान आपके पक्ष में किसने किया किसने नहीं किया ये देखना उसका काम नहीं है। उसके लिए जनता का जो भी वर्ग है, हर वर्ग
उसके लिए उसके हित में काम करना है, निष्पक्षता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ उसको सरकारी सहायता देनी है, जो उसका हक है उसको देना ही देना है। लेकिन जिन लोगों ने, और अभी ऐसा कांग्रेस के एक नेता, बड़े नेता ने भी कर्नाटक में कहा कि भाई हम जो हमारे जो लोग, हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मेहनत करके हमको ऑफिस में लेकर आए, वो सत्ता में लेकर आए, हमें उनका ख्याल रखना है और हम उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो आप कुछ करिए, ये सही बात है कि जो आपको सत्ता में लेकर आए, जो कार्यकर्ता ज़मीन पर पैसा जो पानी अपने मेहनत बहाते हैं, उनको आपको ज़रूर उपकृत करना ही चाहिए, उनकी बात सुननी ही चाहिए, उनका ध्यान रखना ही चाहिए। लेकिन वो आप पार्टी फंड से करिए, सरकारी फंड से नहीं। आप जो सरकारी खजाना है उस पर जनता का हक है, किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हक नहीं है। तो आप निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ काम कीजिए। और कर्नाटक में जिस तरीके की जो वहाँ पर सत्ता का जो अंतर्द्वंद है, जो वहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस है, उसमें जिस तरीके का अंतर्द्वंद चल रहा है, मुझे लगता है कि शायद उससे ध्यान हटाने के लिए भी इस तरीके के जो घोषणाएं की जा रही हैं। लेकिन समझना होगा कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये किसी दल विशेष को अल्पकाल में जरूर फायदा दे सकती है, लेकिन ना तो ये राज्य के हित में है, ना उस समुदाय के हित में है। और अगर हम दूरगामी इसके परिणाम देखेंगे तो ये किसी उस दल के भी हित में नहीं होगी। अल्पकालिक फायदे हो सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक फायदे नहीं होंगे। कांग्रेस ने दशकों तक तुष्टीकरण की राजनीति की, लेकिन आज वो कहाँ पर है ये सब जानते हैं। कहाँ क्या उसकी दशा है, पिछले लगातार 3 लोकसभा चुनाव से ये सबके सामने है। राज्यों में उसका क्या हाल है, ये सबके सामने है। तो तुष्टीकरण की जो नीति है, राजनीति है, ये कतई किसी के हित में नहीं है। अल्पकाल के जो फ़ायदे हैं उसको देखने के बजाय दीर्घकाल का जो लाभ है उस पर ध्यान देना चाहिए। देश हित में क्या होगा इस पर ध्यान देना चाहिए। तो हो सकता है कर्नाटक सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे, लेकिन संभावना बहुत कम है। तो ये था आज का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। अगले सप्ताह आपके साथ फिर जुड़ेंगे और जो भी प्रासंगिक मुद्दे होंगे उन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे उनके निहितार्थ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।